आज बीपी मंडल साहब की जयंती के अवसर पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोल इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय गुलाब सिंह जी, मंच पर बैठे मुख्य अतिथि के रूप में इस सिंगरौली परिक्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई राम निवास शाह जी, मंच पर बैठे सम्मानित अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद सोनभद्र से चल के आए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कर्मठ बिहारू साथी भाई अविनाश कुशवाहा जी, मंच पर बैठे सम्मानित समाजवादी पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, मंच पर बैठे सम्मानित पूर्व महापौर श्रीमती रेणु शाह जी, मंचासीन सम्मानित कोल इंडिया के महासचिव कर्मठ और बिहारू साथी भाई जय बहादुर यादव जी, मंचासीन सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेश अहवाल जी जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष हैं, भाई रमापति जायसवाल जी जो हमारे बीच में सदस्य हैं, मंच पर बैठे सम्मानित रवि गौड़ जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे ओबरा से, मंचासीन सम्मानित भाई गैवी यादव जी, भाई वकील यादव जी, भाई विजेंद्र गुप्ता जी, भाई अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती आशा यादव जी, इंजीनियर आदरणीय बड़े भाई अरुण यादव जी, मंचासीन सम्मानित एनसीएल के अध्यक्ष भाई प्रीतम केवट जी, मंच पर बैठे सम्मानित इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन कर रहे भाई राम मनोहर यादव जी, मंच पर बैठे सम्मानित तमाम जो साथी हमारे साथ चल के आए हैं, भाई अखिलेश जी, भाई जॉर्जी जी, भाई मुकेश जी, भाई अनिता जी, भाई रविंद्र यादव जी, राम प्रकाश मौर्य जी, सुदामा जी, राम प्यारे यादव जी, तमाम मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण, मंच पर बैठे सम्मानित तमाम दूर दराज यूपी और मध्य प्रदेश से आए हुए अधिकारीगण और साथियों पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण, बहुत विस्तार और तमाम हमारे वक्ताओं ने चर्चा किया। मैं सबसे पहले बीपी मंडल साहब के आज इस जयंती के अवसर से मैं उनको सदा सुमन अर्पित करता हूँ और बधाई देता हूँ आयोजक मंडल के तमाम साथियों को कि जो आप लोगों ने इतना शानदार आयोजन पिछले 4 सालों से अभी संचालन महोदय कह रहे थे। मैं साथियों कहना चाहता हूँ, तमाम वक्ताओं ने कहा ये ओबीसी एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारी बैठे हैं ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और हमें और आपको इस लड़ाई को आज बीपी मंडल साहब ने जो लड़ाई में बिगुल फूका था, बीपी मंडल साहब ने चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग रहा हो, चाहे मंडल कमीशन रहा हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम बीपी मंडल साहब ने किया। बीपी मंडल साहब सांसद रहे, विधायक रहे, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ा आज उस रास्ते पर चल के ओबीसी एसोसिएशन के जो साथी हैं हम और आप लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ यह संविधान और लोकतंत्र ये बचाने की लड़ाई है। तमाम लोग आज हमारे मंच में बैठे, मैं कहना चाहता हूँ यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ओबीसी साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं जो ओबीसी एसोसिएशन है अब यह जागरूक हो चुका है। आपके बीच में जो मंडल कमीशन जो आपके बीच में लागू हुआ वो कहीं न कहीं जब पिछड़ों की सरकार बनी, जब किसी देश के प्रधानमंत्री बने तो 27% आरक्षण मिला। मैं कहना चाहता हूँ आज आप जाति जनगणना करा लो, पिछड़े समाज की संख्या 64-65% है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज जाति जनगणना की बात हो रही है, लेकिन केंद्र में बैठे तमाम जो सरकारें हैं आज जाति जनगणना पर कहीं न कहीं तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप सबको आरक्षण से दो, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना अधिकार दे दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी एसोसिएशन के साथियों कि सबसे पहले आपको जाति जनगणना की मांग करनी होगी, जाति जनगणना की लड़ाई लड़नी होगी। जिस दिन पूरे देश की जाति जनगणना हो जाएगी आपका अधिकार, आपका लोकतंत्र और संविधान में जो व्यवस्था है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं पहले के साथियों से कहना चाहता हूँ
उनको आरक्षण से जो ऊपर बैठे लोग हैं, कहीं न कहीं समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, आपके लोगों को अर्जेंट नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया। अगर हुआ है तो जो अधिकार मिलना चाहिए, जो केंद्र में बैठी सरकारें हैं वो चाहती नहीं है कि देश में जाति जनगणना हो और पिछड़े लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तमाम जो केंद्र में बैठे सरकारें हैं, कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म करने की लड़ाई एक साजिश हो रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओ। जिस दिन प्राइवेट में चले जाओगे, आपको लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। एक यह साजिश होने जा रही है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो इसकी लड़ाई कहीं न कहीं सबसे पहले पिछड़े समाज के लोगों को आना होगा। अभी उत्तर प्रदेश बिहार में पूर्व सरकार थी, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, जाति जनगणना बिहार में हुआ और 64% भर्तियों में आरक्षण पिछड़े समाज को मिला। इसलिए साथियों कहना चाहता हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यह लड़ाई हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। पिछड़े समाज को जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए लाभ मिल पाएगा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई गुलाब सिंह जी को, भाई जय बहादुर यादव जी को कि आपने इस मंच पर तमाम पिछड़े ओबीसी को इकट्ठा करके एक जागरूकता पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं आपको बधाई देता हूँ आयोजन के लिए। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, या हर जगह इसमें बिल्कुल भूखना चाहिए कि ओबीसी लोग कैसे जागरूक होंगे, अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, इसको कहीं न कहीं जागरूकता पैदा करना होगा। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी अखिलेश यादव हो, पिछड़े जनगणना की लड़ाई आज केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं। यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे ओबीसी समाज के राजनेता हो, चाहे वो किसी दल में हो, जाति जनगणना का मांग आपको उठाना चाहिए। और जब तक जाति जनगणना देश में नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपका समाज, पिछड़ा समाज जब आगे होगा, तभी आप एमपी मिले, चाहे डॉक्टर बन पाओगे। जब आपका आरक्षण, आपका अधिकार की लड़ाई होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ न करते हुए टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तमाम वक्तागण है, मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ साथियों, यह जागरूकता अपने समाज को आप शिक्षित कर लेना और अपने समाज को शिक्षित करने का भी दायित्व कहीं न कहीं पिछड़े समाज के लोगों की है। इसलिए बहुत कुछ न करते हुए मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जोश के साथ ये कहना है, ये बात अलग है कि आप ना बदलें, ये बात अलग है कि आप ना बदलें, मगर जमाना बदल रहा है। कैसे गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है, और चिराग आंधी में जल रहा है। यही एक जुनून और यही एक ख्वाब हम सब लोगों का है कि चिराग वहां जला दो जहां छाया घनघोर अंधेरा है, चिराग वहां जला दो जहां घनघोर छाया अंधेरा है। सर, इस कड़ी में अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की सोनभद्र की धरती से चलकर यहाँ आए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय यादव साहब से आग्रह करते हैं कि सर आप आए और अपने वचन के द्वारा हम लोगों को उद्बोधित करेंगे। आदरणीय यादव साहब। पहले मैं एक ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर जो सामाजिक न्याय के पुरोधा, जिन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, श्रद्धेय बीपी मंडल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, सिंगरौली के माननीय विधायक आदरणीय श्री राम निवास शाह जी, और सोनभद्र से चल के आए जो समाजवादी पार्टी के जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, और रावसर विधानसभा के कोई विधायक भी रहे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पिछड़े समाज के
समाज के प्रभारी आदरणीय अविनाश कुशवाहा जी, मंच में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोल इंडिया के श्री गुलाब सिंह जी, श्री जय बहादुर यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव एवं कोल इंडिया, आदरणीय श्री सुरेश सहवाल जी वो जिलाध्यक्ष बीएसपी सिंगरौली, हम लोग के बीच में रमापति जायसवाल जी सदस्य प्राधिकरण, हम लोग के बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी जनपद सोमवादी के आदरणीय श्री संजय यादव जी, हम लोग के बीच में भाई वकील खान जी, मुकेश सिंह जी, अयोध्या गुप्ता जी, रविंद्र यादव जी, राम प्रकाश मौर्या जी, सुदामा यादव जी, एमडी यादव जी, राम मनोहर यादव जी, संजीव यादव जी, और हम लोग के बीच में सिंगरौली के पूर्व मेयर श्रीमती रेणु शाह जी, और इसके साथ साथ जिन साथियों का हम नाम नहीं जान पा रहे हैं, मंच पे सभी सम्मानित साथियों और इस कार्यक्रम में आए सभी यहाँ पे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, साथियों को वक्ताओं ने बहुत सारी बात को रखने का काम किया। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि मन में बहुत विद्वान माता बैठे हैं, हम आज उनकी बातों को हम लोग सुनने यहाँ पे आए हैं, लेकिन केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि बीपी मंडल जी कोई मामूली आदमी नहीं थे, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य भी रहे और मंडल आयोग के अध्यक्ष भी रहे। साथियों, हमें याद है कि जब हम लोग 1990 में इंटर के छात्र थे, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था। एक या दो लोग थे जो मंडल कमीशन से जो हम लोग को अधिकार दिया गया था उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, और एक जब हम लोग थे जो अपने हक अधिकार जो मिले थे उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तमाम जगह जो है वो लोग कॉलेज विद्यालयों को बंद कराने का काम करते थे, और वही हम लोग अपने हक अधिकार के विद्यालयों को चलाने की बात करते थे। जो हम लोग का अधिकार था जो छीनने की कोशिश की जाएगी उसकी लड़ाई लड़ने का काम किए थे, हमें अच्छी तरह वो याद है सर। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने पिछड़े समाज के लोगों के लिए उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, उनके अधिकार को दिलाने का काम किया। इसलिए हम इस अवसर से कहना चाहते हैं कि साथियों, आज हम लोग चाहे किस क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक तमाम जगह है, हम लोग का दायित्व बनता है कि अपने पिछड़े समाज के लोगों की मदद करने की जरूरत है साथियों। और आज कहने की जरूरत है कि आज जो लोग जो हम लोग को अधिकार मिला है उसमें जो कुठाराघात कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो हम लोग एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करें साथियों। और साथियों, कहना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि माननीय डीपी मंडल जी कोई मामूली आदमी नहीं थे, हम आप जैसे ही इंसान थे, और मेरा मानना है कि आज हम लोग ऐसे महापुरुष का जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं। हम कहना चाहते हैं जब हम पैदा हुए थे, आप पैदा हुए थे तो आपके घर में टोले मोहल्ले में कोई जाना था जो है कि फलाने के घर कोई जो है एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि आज ऐसे महापुरुष की जो जयंती मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ऐतिहासिक काम किया, ऐसा संघर्ष किया, समाज के लिए काम किया। इसलिए हमारा कहना है कि जब आप पैदा हुए तो आपके टोले मोहल्ले में लोग जाने, लेकिन इस
तमाम जो जिस भी राजनीतिक दल के नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबको जो है आज पिछड़े समाज की हक अधिकार का कुठाराघात होता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। साथी, मैं कहना चाहता हूं हम जिस दल से आते हैं इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं कहना चाहता हूं आज अगर देश में सदन में आवाज उठाने का काम करते हैं तो जातीय जनगणना की बात करते हैं और वो कहते हैं जिसकी जितनी जो है भागीदारी उसकी हिस्सेदारी ये कहते हैं, इसे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी जातीय जनगणना करा लो, जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमको हिस्सा दे दो, कोई हमें लक्ष्य तो नहीं मान रहे। इसलिए कहना चाहता हूँ तमाम दलों के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जहाँ भी आपको अवसर मिले, चाहे अपने क्षेत्र में आप हैं, चाहे लोकसभा में है, चाहे विधानसभा में है, जहाँ भी जिस दल का भी लोग है, आप अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कीजिएगा। जाति की जनता की सुविधा करा देंगे, किसी को हमारी बदलाव नहीं है जो आपको अधिकार कुछ मिलेगा। इसलिए ज्यादा ना कुछ करते हुए तमाम वक्ता यहाँ पे बैठे हैं जो अपनी बातों को रखना चाहेंगे और हम लोग उनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। आए हुए तमाम साथियों का पुनः इस आशा विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक वक्त का खाना मत खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करने का जरूर काम कीजिए। साथियों, ज्यादा ना कुछ करते हुए पुनः मैं आयोजक साथी जो आप लोगों ने आयोजन किया है, मैं इस मंच के माध्यम से तमाम नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों को जानने का कोशिश कीजिए और अपने अधिकारों को पहचानने का काम कीजिए। जो आपको अधिकार मंडल साहब ने दिया है उन अधिकारों को भी जानने का काम कीजिए। आए तमाम साथियों का इस हाल में बैठे सबका स्वागत करते हैं। पुनः आयोजक मंडल को दिल से गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आदरणीय गुलाब सिंह जी, आदरणीय क्षेत्र के विधायक जी, आदरणीय अविनाश कुशवाहा जी, आदरणीय संजय यादव जी, आदरणीय बड़े भाई सुरेश अहवाल जी, आदरणीय जय बहादुर सिंह यादव जी, आदरणीय प्रीतम परिवट जी, आदरणीय राम फकीर जायसवाल जी, आदरणीय छोटेलाल शाह जी, ओबीसी के जिलाधीश आदरणीय सुदामा जी, आदरणीय आशा जी, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय सभी यहाँ पर प्रोजेक्ट के इस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और लगभग एनसीएल परियोजना से सभी पधारे हुए सभी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पुराने चेहरे, कुछ हमारे अधिवक्ता साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करती हूँ कि हमारे अधिवक्ता गण बैठे भी सभी लगभग ओबीसी पर बहुत सारी बातें पूर्व में कैसा हमारा सामाजिक ढांचा था और आज वर्तमान में कैसा ढांचा है, लगभग सभी बिंदुओं पर बात हो रही है। हमारे संचालक महोदय भी पहले ही उम्मीद कर रही हैं इस समय और क्योंकि एनसीएल का अपना समय सीमा है, सभी ड्यूटी में रह गए हैं, काफी साथी अपने ड्यूटी में भी चले गए हैं, तो मैं नहीं समझती कि दोबारा इस बात को दोहराया जाए। मंच पर भी और भी वक्ता करने हैं, उनको भी अपनी बातों को रखना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही बात करूँगी, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल जी पर उन्होंने बचपन से पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब लोग जो भी समाज में दबे हुए लोग श्रद्धा की लड़ाई में लड़ते रहे हैं। वे यादव जमींदार परिवार के थे, बड़े कोटि के अधिकारी थे और उन्हें जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लिया और मंडल आयोग अध्यक्ष की जिम्मेदारी लिया, उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे और सभी
बातों को उन्होंने इस मंडल आयोग रिपोर्ट को उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का पूरा निचोड़ उन्होंने इस मंडल आयोग में अपनी बातों को लिखे कि वर्ग को भी वो सभी अधिकार शैक्षणिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में सभी चीजें मिलनी चाहिए। और आज हम सबका वो न्याय है तो बाबा साहब के संविधान में तो हम सबको उसी अधिकार मिले। और मंडल साहब जो इस मंडल आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 27% आरक्षण की बात रखी, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार, जो भी सरकारें हैं, वो अभी तक इस रिपोर्ट को हरी झंडी नहीं दी। आज हम सबका मंच में बैठे हुए हमारे नेता बैठे हैं, विभिन्न दलों के हैं, सामाजिक संस्थान के बैठे हुए लोग हैं, और मंच के नीचे भी और मंच के सामने भी वो लोग बैठे हुए हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सामाजिक दल से है, अधिवक्ता दल से है, व्यापारी दल से है। तो मेरा यही अनुरोध है कि अपने अपनी जगह पर रह करके हम सबका दायित्व है कि जो 27% आरक्षण का जो रिपोर्ट तैयार है और देश की आजादी 75 साल से ऊपर हो गई है। आज सबसे ज्यादा खराब स्थिति है जो ओबीसी के लोग। मैं यहाँ महिला हूँ और आप सब लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हैं, चुनी हमारी महिलाएं हैं। हमारा समाज का ढांचा जब तक हमारी महिलाएं पूर्ण रूप से नहीं होंगी, किसी भी समाज का जो आगे ढांचा तैयार होता है, हमारी महिलाएं कितनी अच्छी स्थिति में है उसको लेकर के होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आज हम सब ओबीसी और मंडल जी की जयंती मना रहे हैं, सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मंच है, कुर्सी है, भोजन है, सब कुछ है, और फिर भी हमारी महिलाएं नहीं आ रही हैं, घर तक सीमित है। हम ओबीसी के लिए हम 50% आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं और 27% भी इधर से लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है, हमारी महिलाओं को भी अपनी उचित भूमिका निभानी पड़ेगी। हमारी महिलाओं को भी आगे बढ़ना होगा। हमारे केंद्र साहब के आ जाने से, ये आशा यादव और मैडम के आ जाने से नहीं हो पाएगा, और हमारी अधिक से अधिक महिलाओं का योगदान वो भी जानना कि हमारे मंडल आयोग में क्या ही बोल रहा है, क्या ओबीसी की मांग है। बहुत सारी हमारी महिलाएं नहीं जानती। मैं यही अनुरोध करूंगी कि आगे से जब भी कार्यक्रम हो तो हमारी महिलाएं भी आए, और एनसीएल की तो चूंकि हम इस परिवार के सदस्य रह रहे हैं, एनसीएल परियोजना मेरा पूरा जीवन बीता है, सब कुछ शादी ब्याह सब कुछ हुआ है, हम लोग की भी दायरा बहुत सीधी है। मैं भी इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थी, बस एक पढ़ना लिखना था, एक काम क्वार्टर में, तो जो हम लोग की महिलाएं इस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो तो कम से कम आप सब अपनी महिलाओं के साथ लेकर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी मैं सभी संबोधित करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा, मैं कभी महसूस करती हूँ आप सब है महत्वपूर्ण है कि आदत से बन गई है क्षेत्र में अकेले चलने के लिए, अकेले रहने में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मेरा अपना समाज, अपना ओबीसी परिवार, जब यहाँ कमी महसूस मैं करती हूँ इस बात पर, क्योंकि यहाँ मेरा अपने लोग हैं, अपना समाज है, ओबीसी परिवार है, इसलिए मैं दिल से ये बातों को आपके सामने रख रही हूँ। तो आगे से कभी भी हमारा जब भी ये प्रोग्राम हो तो मेरा अनुरोध है, अपील है, मेरा विनम्र प्रार्थना है सबसे कि आप महिलाओं को, बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं। हम लोग का ये राजनीतिक संघर्ष है वो
जगह जहाँ नौकरी कर रहे हैं तो जाना है, वहीं से हम अपना ड्यूटी को निभाएं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं, चाहे राजनीतिक लोगों तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए सामाजिक लोगों, अगर सब ये बात हमारे कब तक सभी लोग इस बात को करें, हम एकजुट होकर आपस में भाईचारा बनाकर और जिस जगह पर है हम उस जगह ही अपनी आवाज उठाएं, तो ये लड़ाई संभव हो सकता है। मंडल में तो अभी धुआं लग गया है, आवाजें उठ रही है, राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी उठा रहे हैं, निश्चित रूप से धुआं उठा है। अब ये ज्यादा नहीं समाज बीच होने वाला है कि आवाज जिस जगह पर है उस जगह पर हम अपने ओबीसी के लिए अपने अधिकार की मांग करेंगे। निश्चित रूप से इस सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार बैठे हो, उत्तर प्रदेश में बैठे हो, उसको ओबीसी आरक्षण सरकारी दफ्तर में देना होगा, देना होगा, देना होगा। ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है, बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बीपी मंडल अमर रहे, काफी आज जोश के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए मित्रों, किसी ने लिखा है कि बोल दुनिया के रसीले हो गए, आग लगी इतनी, आग क्यों इतने कटीले हो गए, एक फेफड़ा बिक गया तो क्या हुआ, एक फेफड़ा बिक गया तो क्या हुआ, बेटी के हाथ तो पीले हो गए, बेटी के हाथ तो पीले हो गए। आज का समाज का दर्द ये भी है। मुस्कान है, आप सबकी मौजूदगी ही महफिल की शान है। हम सब खुशनसीब हैं कि आज आप हमारे मेहमान हैं, आज आप हमारे मेहमान हैं। मित्रों, सोनभद्र की धरती से चलकर हमारे पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के महासचिव आदरणीय अविनाश कुशवाहा साहब से आग्रह करते हैं कि साहब आए और अपना वक्तव्य हम लोग कोल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हम सबके बड़े ही चहेते विधायक सिंगरौली आदरणीय श्री रामनिवास शाह जी, कोल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई जय बहादुर यादव साहब और बहुजन समाज पार्टी सिंगरौली के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश सहवाल जी, सदस्य विंध विकास प्राधिकरण आदरणीय रमापति जायसवाल जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सोनभद्र बड़े भाई संजय यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सोनभद्र बड़े भाई विजय यादव जी, हम सबके बीच नारी शक्ति के रूप में संबोधित कर रही सिंगरौली जिले की पूर्व मेयर श्रीमती रेणु शाह जी, हमारे बीच में धनबाद से आए हुए विमलेश यादव जी, शक्तिनगर से चलकर आए हुए वकील खान जी, पूर्व जिला पंचायत सिंगरौली के अध्यक्ष अशोक शाह साहब, भाई मुकेश जी, अयोध्या गुप्ता जी, शक्तिनगर के ग्राम प्रधान रविंद्र यादव जी, भाई हमारे राम प्रकाश मौर्य जी, बैडर की धरती से सुदामा कुशवाहा जी, भाई संदीप यादव जी, बहन आशा यादव जी, गीता सोनी जी, मंचा सिंह, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथी और अपने दिल में बैकवर्ड एसटी एससी माइनॉरिटी के लिए जो पीड़ा लेकर यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आप सभी महानुभावों का अपने हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कोल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण समय में और इस विकट संकट की विकट स्थिति में आदरणीय हम सब के पिछड़ों के मसीहा बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पर आपने गोष्ठी का आयोजन किया और हम सब लोगों को एक साथ यहाँ आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में पिछड़ों के मसीहा जननायक परम आदरणीय बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर उनके संघर्षों को, उनके समाज के प्रति किए गए कार्यों को त्याग और बलिदान को स्मरण करना और सिर्फ स्मरण ही नहीं करना या सिर्फ इतिहास में कोई पन्नों को ही नहीं पलटना जिसमें तमाम संतों महापुरुषों ने जो पिछले दलित एसटी एससी आबादी से आते हैं उनके संघर्षों के लिए पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन संघर्षों के साथ बिता दिया। हम बड़े अदब के साथ उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। आज जो स्थिति वर्तमान परिवेश में चल रही है ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं कि आज की व्यस्ततम समय में भी आपने अपना समय निकाल करके ऐसे महापुरुषों को और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को चर्चा करने के लिए हम लाया है और एकत्रित हुए। साथियों, आरक्षण की बात करते थे और ये हम सब जानते हैं कि बीपी मंडल वही नया पिछले समाज में चले जिसकी वजह से आज इस देश ओबीसी आबादी में जो लगभग 60 से 65% ओबीसी आबादी है उसको उसका हक अधिकार दिलाने का काम है। लेकिन आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले इस गुलाम भारत में शुरू हो गई थी। महान समाज सुधारक पिछड़े वर्ग में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब संघर्ष किया और लगातार ब्रिटिश हुकूमत से ब्रिटिश सरकारी नियुक्तियों में भी लगातार इस देश ओबीसी एससी एसटी लोगों के लिए उनके शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे और आरक्षण इस कदर उनका कहना था पूरे देश के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा और समान अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए। और मैं समझता हूं कि सन 1882 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ तभी से इसकी शुरुआत हुई और हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रयासों से आरक्षण कायम किया गया। कालांतर में संघर्ष ऐसे ही चलता गया और दूसरी क्रांति आई। दूसरी क्रांति 1902 में पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज में जन्मे महाराष्ट्र कोल्हापुर रियासत के राजा शिवाजी के पोते छत्रपति साहू जी महाराज 50% का आरक्षण दे दिया। लेकिन सदियों से चला रहा जाति का जुल्म और अत्याचार रुका नहीं। दमन होता गया, देश आजाद हुआ और हम नमन करना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को जिन्होंने 1978 में सबसे पहले बिहार में आरक्षण लागू कर दिया और यह आरक्षण लागू होने के 1 महीने के अंदर पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि केंद्रीय नौकरियों में भी आरक्षण की मांग देश से होने लगी। हमारे तमाम महापुरुषों ने, हमारे तमाम क्रांतिकारी शासकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नतीजा ये रहा कि अंततः 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उस आयोग पिछड़ा वर्ग गठन आयोग का नाम मंडल आयोग रखा, बीपी मंडल के नाम जिसके पिछले समाज में जन्मे यादव समाज में जन्मे बीपी मंडल साहब 2 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान के 640 से अधिक जिलों में भ्रमण करके लोगों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों पर चिंतन करके, लोगों से बात करके, बैठक करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि पूरे देश में 3743 पिछड़ी जातियां निवास करती हैं जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई।
उन्होंने कुछ सिफारिशें की जिन्हें हम कहते हैं मंडल आयोग की 40 सिफारिशें, और 1980 में तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी। अब आप सोचो क्या मजबूरी रही होगी, कौन सी सोच और साजिश रही होगी कि जो हक आपको 1980 में मिल जाना चाहिए वो फाइलों में दफन करना आपका हक। अंततः जब जनता इस सुलझाने से कराव की, जब उसका हक अधिकार लगातार छीन होता गया तो पूरे देश की जनता को के भाव को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीपी सिंह ने 1990 में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। तारीख 7 अगस्त 1990 बहुत सुखद। क्या अगस्त का वो दिन है? बीपी मंडल साहब का भी जन्मदिन अगस्त में ही है। ये सौगात मिली पूरे देशवासियों को, मगर तब भी पूरा देश जल था, तमाम साजिशें हुई आरक्षण को रोकने के लिए, और तब से संघर्ष चलता चलता आज कहां पहुंचा। उस वक्त 1931 की जनगणना में जो आबादी थी पिछड़ों की 52%, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि 50% से कैपिंग था, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि 15% एससी और 7.5% एसटी का आरक्षण पहले ही था। तो इसको लेते हुए मंडल आयोग ने सिफारिश की, इस बात को रखा कि हम 52% के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ 27% आरक्षण की मांग करते हैं, और यह 27% आरक्षण दे देना सिर्फ हमारे पिछड़ापन दूर नहीं हो। मंडल आयोग ने कहा ये 27% का आरक्षण केवल दर्द का मरहम मात्र है, इससे पिछड़ापन दूर नहीं होगा। और भी सुझाव दिए, लेकिन सिर्फ 2 सुझाव आए। इसलिए हमें आज जयंती के अवसर पर उन पन्नों को भी पलटना होगा कि जिस बातों की चर्चा हम आज इतने वर्षों बाद कर रहे हैं वो 1980 में बीपी मंडल साहब ने दर्द कागज पे उकेर कर और पूरे देश की जनता के सामने रखा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ साथ पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हमें जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन और सुधार करना होगा। क्यों करना होगा? आज भी हम देखते हैं गांव में कि जो उच्च वर्ग या जो बड़े लोग उनका जो प्रभाव है, जो सांस्कृतिक हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारी ऐसी सांस्कृतिक संरचना बनी है कि उस प्रभाव में कहीं न कहीं उनसे जो लोग डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, कौन जुड़े? छोटी जोत के किसान, खेतीहर मजदूर, अकुशल श्रमिक, जो कहीं न कहीं बटाई के खेत लेते हैं, जो कहीं न कहीं उनके खेतों में किसानी करते हैं, जो कहीं न कहीं इन्हीं गांवों की व्यवस्था पे आधारित अपना आजीविका चलाते हैं, उनके ऊपर इतना जबरदस्त आर्थिक दबाव होता है कि वो अपने ही खिलाफ हो रहे साजिशों में भी उनका साथ निभाते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और हमारा सरकारी तंत्र उन्हीं बड़े पूंजीपतियों लोगों के प्रभाव में रहता है, लेखपाल से लेकर के राज्यपाल तक अगर देखा जाए, और कहीं न कहीं उन्हीं के इशारे, उन्हीं के अनुसार योजनाएं बनाता है, योजनाओं को लागू करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उस इतने संविधान कानून बनने के बाद, जमींदारी उन्मूलन के बाद, खेतीहर मजदूरों की समस्याओं के समाधान के बाद की समस्याएं जस के तस। इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की कि हमें मूलभूत सुधार करना होगा, और सबसे पहले शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ समान शिक्षा को लागू करने के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जब दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के घरों के बड़े बुजुर्ग भी शिक्षित होंगे, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि हमें शिक्षा के महत्व का पता लगे कि शिक्षित व्यक्ति ही क्रांति पैदा कर सकता है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है। इसलिए तमाम कि बड़े-बड़े उद्योगों के साथ, बड़े-बड़े निवेशों के साथ जो छोटे-छोटे उद्योग, मझोले उद्योग हैं, उनमें भी सरकार को निवेश करना चाहिए और वित्त विकास निगम बना करके हमारे गांव के मध्यम आबादी को, छोटी आबादी को, छोटे वर्ग को, मध्यम वर्ग को
फाइनेंस के साथ साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें। पिछड़ों के लिए अलग से छात्रावास की व्यवस्था हो, पिछड़ों के लिए अलग से आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था हो, जिससे उनके रहन सहन में भी आमूलचूल परिवर्तन आए, उनके सोचने के तरीके, उनके कार्य करने के तरीके में बदलाव आए। क्यों? आज बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, बीपी मंडल की जयंती पर यह बात अक्षरशः आज साबित हो रही है। आपने देखा होगा जब अभी बात आ रही थी आजादी के पहले, आजादी के पहले मैं इस बात से सहमत नहीं। आजादी के पहले तो स्थिति बद से बदतर थी। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर अत्याचार करके जबरन मेहनत के बावजूद लगाकर सुनता था, तो दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता जो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटती थी, वो हमें हिंदू नहीं मानती। और मैं बात कह सकता हूँ गुलाम भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, गुलाम भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था, भले ही महिला समाज जाती थी। सबसे पहले 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने और महात्मा सावित्रीबाई फूले ने इस देश की कन्याओं के लिए स्कूल खोला। 1848 में सबसे पहला आप जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू किया तो सबके लिए शिक्षा का अधिकार हुआ। तमाम अधिकार ऐसे थे जो इंसान को इंसान बनने कहलाने के लायक बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। क्योंकि जो छुआछूत का गंध बीपी मंडल साहब ने झेला था, छात्रावास में पहले उच्च वर्ग को खाना मिलता था, बाद में शूद्रों को खाना मिलता था। विद्यालयों में पहले उच्च वर्ग के लोग बैठते थे, अगली पंक्ति में पिछड़ी पंक्ति में पिछड़े और दलित वर्ग के लोग बैठते थे। बीपी मंडल साहब ने इस बात को महसूस किया, कभी कभी जमीन में बैठा करता था। और यही जो द्वेष भावना थी, शहीद भावना भीमराव अम्बेडकर साहब ने झेली थी। उन्हें दूर से पानी पिलाया जाता था। तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिनका विरोध तत्कालीन हमारे महापुरुषों ने किया। और जब देश आजाद हुआ तो जो भारत का संविधान मिला वो निश्चित रूप से ऐसा संविधान था तो तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों पे चलते हुए मानवता का सिद्धांत पर आधारित मानव एक समान समता मूलक समाज की स्थापना के दिशा में कदम बढ़ा, जिससे भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा और औचित्य समानता प्रदान करते तथा पंथ विश्वास विचार और व्यक्ति की आजादी और उन सबसे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इसके संविधान के द्वारा अधिनियमित एवं आत्मार्थित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना से जहाँ पूरे देश दड़े कुचले शोषित समाज के लोगों को सम्मान के साथ सर उठा करके अपने हक और अधिकार का साथ जीने का मौका लगातार हमारे संविधान को आज कमजोर करने की साजिश हो रही थी। जो बातें पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताई कि हमें शैक्षिक ढांचे में बदलाव करना होगा, शिक्षा को से घर घर को जोड़ना होगा। आज स्थिति क्या है? आज हमारे और आपके घर के बच्चे बात बात पे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चले जाते हैं धर्म परीक्षा, चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ गए। अकबर बाबर हुमायूं का बदला आज भी लेने के लिए सड़कों पर उतर आता है। जरा सोचिए, कागज कलम को छोड़कर, संविधान को छोड़कर, महापुरुषों के संघर्षों को भुला करके आज जो नैरेटिव बनाया गया है कि आपको उलझा दिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है माननीय न्यायालय का क्लासिफिकेशन का, जरा सोचिए, ये एक बानगी है आपके आरक्षण को खत्म करने का और आपको आपस में लड़ाने का। ये कहीं ना कहीं से किसी मानसिकता से प्रभावित है। इसके बाद अगली बारी आती है जब आपका क्लासिफिकेशन शुरू हो जाएगा तो आप 3745 लोगों को कौन सी नौकरी में सूचीबद्ध करोगे? पद निकलते हैं 150। कॉलेजों में बड़े
विश्वविद्यालय में 4, 3, 2, 15, 150, 2000, 500 नौकरियां तो यही निकलती हैं। कैसे आप करोगे? ये केवल जात को जात से लड़ाने का एक कुचक्र है ताकि आरक्षण को समाप्त किया जा सके। बार-बार मंडल साहब, ज्योतिबा फुले साहब, अम्बेडकर साहब शिक्षा से क्यों जोड़ देते हैं? ललई, रैदास जी, पेरियार साहब, इसलिए आज शिक्षा देखो किस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ के, अगर आज पहले क्या था, नॉट अवेलेबल, संविधान हमारा आरक्षण लागू हुआ तो अवेलेबल ही नहीं थे ओबीसी एससी एसटी के लोग कि उन पदों पे भरा जा सके। फिर बेचारे थोड़ा संघर्ष किए, एलिजिबल हो गए तो चलो अवेलेबल भी हो गए, और जिस डिग्री के लिए आपको पढ़ाई करनी है, मास्टर डिग्री चाहिए, टेक्निकल डिग्री चाहिए, प्रोफेसर डिग्री चाहिए, ले लिया, एलिजिबल भी हुआ, तो अब नया वर्ड आ गया है नॉट फाउंड सुटेबल। हाँ, उपयुक्त नहीं हो, किस की परिभाषा है भाई, हम कैसे उपयुक्त नहीं हो सकते? अब कौन तय करता है? ज्यादातर जहां इंटरव्यू प्रणाली है, आप देख लेना, एक उसी जात के ज्यादा लोग बैठे हैं जो अपनी जात के अलावा ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी को कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डिग्री प्राप्त किया हो, ये बहुत बड़ी साजिश है। अब हम सुटेबल कैसे बनाएं, एलिजिबल कैसे बनाएं? आपको शिक्षा से रोकने की साजिश है। अगर आप एक उदाहरण के तौर पर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ही ले लें, अगर वहां से लड़का आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है इसकी शिक्षा केजी से लेकर 12 तक आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाओगे। फीस कितनी है? खर्चे जोड़ दो, पढ़ा लिया पेट काट करके, लोन लेके पढ़ा लिया, अपने सारे शौक उम्मीदों का गला खोल के पढ़ा लिया, तो कोचिंग कराओगे 2 से 3 लाख कोचिंग में, और कोचिंग के बाद जब उसे लेटर मिलता है सिलेक्शन का तो भी आपके पास 15 से 20 लाख होने चाहिए, तब जाके आप अपने बेटे को टेक्निकल शिक्षा दे पाएंगे। चाहे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में लॉ पढ़ाई करानी हो तो भी 15 से 20 लाख लगेगा, और चाहे आज से अपने लड़के को फिटनेस का कोर्स कराना चाहते हैं तो 50 से 60 लाख लगेगा। नीट का हाल सबने देखा, खेत बिक जाते हैं और चंद रुपयों में सत्ता के ईमान बिक जाते हैं। सोचिए कितनी मेहनत करते हैं ओबीसी, एसटी, एससी के लोग, घर की शादी हो जाती है, खेत लेखन में चला जाता है, माँ बहनों के गहने गिरवी लग जाते हैं, फॉर्म भरते भरते, परीक्षा देते देते, और अगर परीक्षा दे दिया तो पेपर कहीं रिजल्ट में घोटाला, और घोटाला तो इस कदर है, अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया था 59,000 शिक्षक घोटाला, शिक्षक भर्ती, जिसमें आरक्षण के कितना बड़ा घोटाला। तो कब तक घोटाला होगा भाई? याद रखना, आप अपने पूर्वजों की कुर्बानी, इसी जातिवादी मानसिकता की वजह से आपके जो बड़े बड़े धर्मग्रंथ हैं उसमें लिखा होगा बहुमूल्य प्रतिभा का धनी वीर एकलव्य का अंगूठा छीना गया। इसी जातिवादी मानसिकता में ऋषि शंभू की हत्या कराई। क्यों? क्योंकि वह अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति का काम करते थे, शिक्षा केंद्र चलाने का काम कर रहे थे, शिक्षित हो रहे थे। इतनी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ा, और आज मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, बार-बार आपको कह सकता हूं, अभी बात आ रही थी ना जातिगत जनगणना की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बार-बार कह रहे हैं, और हमारे इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी जी भी बार-बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। इसलिए कराई जाए कि 1931 के बाद अभी 2011 क्या कारण है कि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए? क्या कारण है कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए? होनी चाहिए ना। हम कहते हैं आप 10% आरक्षण दे दे 5% और दे दो भाई, काहे के लिए उनके साथ अन्याय करोगे? जो हमारे जनरल भाई हैं उनका 10% आरक्षण दिए हो, आप उनको 15% पूरा क्यों नहीं देते? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पहले 15% जनरल जाते हो, आबादी के हिसाब से 100% आरक्षण दे दो, बाकी का 85%
महामहिम युग परिवर्तन और तारीख पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम पिछड़े से बेटे हो, अगर वाकई आप पिछड़े समाज से बेटे हो, वाकई आपके दिल में पिछड़ों के प्रति दर्द है, तो मंडल आयोग ने 40 वर्षों को 40 दिन के भीतर लागू करके खराब तो ये हम लेकर आप पिछड़े हो, हमेशा के लिए आपके पीछे पीछे पूरा देश पिछड़ा चल रहा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, मैंने कोई गलत बात तो नहीं मांगी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं, सब जातिगत जनगणना कराई जाए और आबादी के हिसाब से सबका हक और अधिकार दे दिया जाए। और मैं आपसे अपील करने आया हूँ, आज मंडल बीपी मंडल के जयंती के अवसर पर ये बातें घर घर जानी चाहिए। मंडल आयोग की 40 सिफारिशें घर घर पहुंचनी चाहिए और सरकार के जो हमारे मूलभूत अधिकार है उस पर चर्चा करनी चाहिए। केवल हम भाषण करें, सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करें और केवल कहेंगे संघर्ष करना है, संघर्ष करना है, तो संघर्ष करेंगे। ये वही कहावत होगी कि एक लोटा दूध सबको चढ़ाना है, सबने सोचा पूरा गांव चढ़ाना है, तो अंत में हुआ क्या, दूध किसी के पास नहीं, जली जरूर। तो इसलिए अपने हिस्से का काम करना होगा। मैं लड़ाई बड़ी एक मसाल जलाई गई, लेकिन ये लड़ाई उतनी भी बड़ी नहीं कि जो आपके हौसले को छोटा कर दे। आप अगर पिछली लड़ाइयों को देख लेंगे तो जब जब देश से बाहरी आंदोलन हुए, जब जब देश गुलाम हुआ, भले ही संघर्ष थोड़ा लंबा रहा, लेकिन देश को आजादी मिली। तमाम कुरीतियां जो सैकड़ों साल से आपको अपने जंजीरों में जकड़ी हुई थी, हमारे महापुरुषों ने बहुत से संघर्ष किए। बाबू जगदेव के साथ में क्या कहा, 100 में 90 सोची था, 90 भाग हमारा है, 50 भाग में 90 भाग हमारा है। संघर्ष असंभव है। हमारे तमाम महापुरुषों ने अगर सोच लिया होगा तो शायद आज हम और आप जो इज्जत के साथ यहाँ खड़े हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आगे संघर्ष करना है। आज लड़ाई तीर तलवार की नहीं, आज लड़ाई कलम कागज कलम की ताकत है। अगर हम केवल ईमानदारी के साथ शिक्षित करने में लग गए और शिक्षा के अलग जगाने में लग गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे उनका कोई हक और अधिकार नहीं सीख सकेगा, वो अपना हक और अधिकार लेने में सक्षम हो जाएगा। एक आंकड़ा कहता है कि सिर्फ 2% नौकरियां हैं सरकारी संपूर्ण रोजगार का। छोटी सी बात है कि अपनी बात खत्म करूंगा, फिर वो सुनकर चले जाएंगे, आपकी होती 2 मिनट थोड़ा लंबा, लेकिन बात आनी चाहिए। आज की संतोष का बहुत महत्व है। सिर्फ 2% नौकरियां हैं सरकार। अब आप सोचिए, बार बार मेरी की बात आती है, लोग क्या कहते हैं, अरे भैया अच्छा, यही नहीं कहते। अब 2% सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी आरक्षण और 22.5% ST/SC आरक्षण, यानी 49.50% का आरक्षण, तो कितना है, 1% से कम। और आंकड़े बताते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कि इस 1% में भी, इसका 0.5% भी, 25% भी सचेत नहीं किया गया है। तो जब आरक्षण वाले इतने खराब हैं, जो 0.25% ही है पूरी व्यवस्था में, तो जो अब तक देश को यहाँ तक लाए हैं उनकी कौन सी योग्यता? क्यों हमारे देश का बार बार पिछड़े होता जा रहा है, बंटाधार होता जा रहा है? हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है? शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आपको जानना होगा कि हम 2% भी आपको नहीं दिए और मेरिट की बात करते हैं, तो जो मेरिट वाले हैं वही तो चला रहे हैं शिक्षा की पूरी व्यवस्था को, शासन को, प्रशासन को, पत्रकारिता को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को। तो सवाल उनकी तरफ है, नक्की आपकी योग्यता की तरफ है। बात में देखता हूँ लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, हर चीज को प्रधानमंत्री लगे प्राइवेट करने में, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, MPNL, BSNL, सारी गवर्नमेंट कंपनियां बेचते जा रही हैं क्योंकि आरक्षण न देना पड़ेगा। अब जब सब प्राइवेट कर दोगे तो ईमानदारी से देखिए, अगर किसी को इतना एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे तो कितने लोग भागते प्राइवेट अस्पताल, भागते हैं सरकारी अस्पताल की तरफ, सरकारी अस्पताल।
कितनी बड़ी आबादी, चलो ठीक है जो गांव का है गरीब है ऊंचा सा साहब, मैं देखता हूं पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, तो जो कमजोर वर्ग है जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनसे ज्यादा तादाद सक्षम लोगों की है, वो नहीं चाहते 2000 रुपए प्राइवेट में जाके खर्च करने, और वही चक्के चलाए थे जुगाड़ से लगा करके, सोर्स लगा करके, चूंकि पूरा तंत्र के पास उन लाइन में लगे कमजोर तबके के आगे से फोन करा करके अपना अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन पहले करा करते हैं और फिर चक्के चलाए 4 साल की दुकान पे जा करते हैं। बहुत खराब व्यवस्था है साहब प्राइवेट में, बहुत चिंता कर रही है। कोरोना में आपने देखा सरकारी का क्या हाल था और प्राइवेट का क्या हाल था, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन अगेंस्ट रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट रिजर्वेशन है, इसलिए इसका भी विरोध करना होगा और जातिगत जनगणना को मजबूती के साथ रख करके अपने हक और अधिकार की बात को सुनिश्चित करना होगा। तभी सही मायने में हम जो हर वर्ष यहाँ मंडल की जयंती मनाते हैं, दिव्य मंडल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। इन जज्बातों के साथ पुनः ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास ओबीसी कोल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, आयोजन मंडल का, मंचासीन अतिथियों का और उन सभी महत्वपूर्ण बड़े धैर्य के साथ हम सबको सुनने के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय सवालवाद, जय संविधान, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस कड़ी में जगती आंखों से ख्वाब बुना है, हजारों चेहरों में आपको चुना है, आपकी खुशबू से महक जाते हैं सांसों के पूरा, आपके बारे में हवाओं से भी सुना है, हवाओं से भी सुना है। मित्रों, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामनिवास साहब से हम आग्रह करते हैं कि सर आप आएं और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय कल्याण मंडल के इस सभा कक्ष में ओबीसी कोल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के आज पीपी मंडल साहब की जयंती अवसर पर कार्यक्रम में माननीय मंडल साहब के संभव नमन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सबसे बड़ी ऑल इंडिया के अध्यक्ष सम्मानित गुलाब सिंह जी, पड़ोसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आए हमारे, जिनका गंभीरता से आप लोगों ने विचारों को सुना और अच्छे संबोधन से हमारे भाई ने आप सबको मार्गदर्शन किया है। ऐसे सरल राउत के विधायक सम्मानीय अविनाश कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका निगम सिंगरौली के पूर्व महापौर सम्मानीय रेणु शाह जी, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए पूर्व जिला सोनभद्र के मेयर को जो बाड़ा लगता है मेयरपुर और बाड़ा सिंगरौली का, ऐसे सम्मानित संजय यादव जी, सम्मानीय विजय यादव जी, हमारे मिल विकास प्राधिकरण के सदस्य सम्मानीय नवाब जायसवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के की ओर से पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय सुरेश गहवाल जी, मंच पर आशीष मानसी अवतार जी, सम्मानित रवि गौड़ जी, वकील कांत जी, गुप्ता जी, अखिलेश जी, सम्मानीय मंच पर कुशवाहा जी,
एवं उपस्थित भाइयों काफी कुछ चर्चाएं आई और उन चर्चाओं पर न जाते हुए बल्कि उन चर्चाओं के अमल पर आज जयंती उत्सव मनाने का सबसे शीर्षक लाभ होगा कि हम लोग को अनुसरण करते हुए पार्टी निर्णय लेते हुए संगठन को शक्ति देते हुए संगठन का बृहद स्वरूप करके संगठन में जब बृहद स्वरूप और संख्या हो अपने आप इन चीजों को हम मांगने की बात कर रहे हैं, पाने की बात कर रहे हैं, वो चीजें आपके बीच में जिस प्रकार से देश सरकारें बनती हैं बहुमत के आधार पर, उसी आधार पर जनता के जनमानस की संख्या के आधार पर हम उनको पाने के लिए प्रयास करें। ऐसे ही हम जानते हैं कि भारत हजारों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। आजाद के पहले से किया क्या शिक्षा का स्तर क्या था, हमारे पास अस्त्र क्या थे। हम एक कारण बता सकते हैं कि अगर राजाओं ने अस्त्र आपको दिया हुआ तो गजनी की क्षमता होती कि आपके आक्रमण करके आपके देश पर अधिकार जमा लेते। गांव से बड़ी बात नहीं, लेकिन हम उस दशा से बाहर थे, व्यवस्था से बाहर थे। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोकतंत्र एक काम हमने देखा, आयोग का गठन, पिछड़ा हुआ आयोग का गठन किया जाता है। तो धीरे धीरे उन परिस्थितियों को जिनको आकलन करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको चर्चा करने के लिए 1977 के समय में बीबी मंडा साहब के समय में भी यही काम था। वह काम बीच में अंतराल में कई वर्षों तक चुप रहा, बैठे रहा, वो प्रारंभ हुआ। लेकिन कई चीजें सरकारों के पास कई प्रकार की चीजें आती हैं जिसके कारण वो चीजें हम तो नहीं कर सकते, लेकिन विधान सभा का सदस्य होने के नाते हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ इनका से इस पर सत्ता की ओर से और विपक्ष की ओर से बातें होती हैं। नीट के बारे में बात, कॉलेज में एडमिशन के बारे में बात, जितनी जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को देने के लिए सरकार ने हामी भरी नहीं, प्रयास आगे चलते आगे आने वाले में और कुछ अधिक होने वाला है। इसीलिए तो गुलाब सिंह जी ने इस संगठन को लेकर तैयार करके एक में बांधने का जो प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जनसंख्या भारी हो जाएगी। आप लोग इंडिया में उस नियमों को पालन करने के लिए आपका ही एक मेंबर भेज करके खड़ा होकर के उन नियमों को पालन कराने का अपने आप पूरा होता जाएगा। हमें इसमें बांधने के लिए ऐसे आज जो प्रारंभ हुआ, आज ऐतिहासिक काम किया, जिन्होंने हमें चलने के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए हमें संवैधानिक दृष्टिकोण दिशा दिखाने के लिए जितना हमारे अंदाज भाई ने कहा कि मंडल साहब ने अपने समय में किया, उसका परिणाम निकालने के लिए आपका संगठन बना। आज आपने प्रतिभा का अनावरण किया, प्रतिभा के अनावरण पर आपने रैली निकाली और रैली के माध्यम से पूरे ओबीसी के हमारे जो बैकवर्ड क्लास को वेलफेयर एसोसिएशन के साथी थे, अभी तक हमको लगता है कि 1 बजे दिन से लगातार 1 बजे रात तक हमको लगता है कि एक ही पड़ाव पर काम कर रहे हैं। आपकी मेहनत का प्रकाश था, जो आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है समाज को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए और समाज को अच्छी दिशा में विकसित जो यात्रा चल रही है उसमें जोड़ने की काम है। हम सब जानते हैं आने वाला समय और भी कठिन है। पहले समय में रोजी रोटी के लिए लड़ाई होती थी, अब पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए लड़ाई हो रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा की और भी कठिनाइयां हो रही है, हमको उस दिशा में देखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक प्राइवेट विद्यालय विद्यालय आ रहे हैं, वहाँ हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति में कंपटीशन और बड़ा होने वाला है। उस कंपटीशन को हमको ध्यान में रख करके अपने यूनियन को तो चलाना ही है, यूनियन को और ताकत देना ही है। हम सत्ता में तो हम भी देंगे, विपक्ष में अविनाश जी हैं,
सब दूर कर सकेंगे। अविनाश जी ने बहुत अच्छा आज भाषण दिया है। अविनाश जी उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं, कहीं आज रुकिए, हमारे मित्र हैं, साथी हैं। तो संजय जी से हमारा पहले ही संजय जी धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। बॉर्डर के हैं, हम लोग मिल करके चलाएंगे। यहाँ भाजपा की सरकार, वहाँ भाजपा की सरकार, आपकी अपनी पूर्ति में ले जाऊंगा और आपके मानव को हम भी ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक है तो ओबीसी के लिए बात नहीं करूंगा। न तो किसी ने मना किया है, ये भी बता दो, न तो पार्टी के अंदर की बैठकों में कोई मना नहीं करता है, लेकिन हमें तो अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। आवश्यकता की चीजें आपकी ओर से आएगी, उन चीजों को लेकर के हम ऑल इंडिया में चाहे सीएमडी हो या गोल मंत्रालय हो, आपको अस्वस्थ करना हो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े होकर आपका चिंतन अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपका संघर्ष अच्छा है, आप प्रयास